अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस को असेस कैसे किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है इंटेलिजेंस को। इसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इंटेलिजेंस होती क्या है, फिर उसके बाद हम आगे जाके इंशाल्लाह इंटेलिजेंस की डिफरेंट थियरीज़ को ऐसे, क्योंकि हम ऑलरेडी इंटेलिजेंस की थियरीज़ को ना एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। मैं बस एक माइनर से टच उन डिफरेंट थियरीज़ को दूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अच्छा ये भी कुछ अप्रोचेज़ हैं और इनकी एक डिफरेंट मेजरमेंट की टेक्निक्स होंगी या डिफरेंट मेजरमेंट के अप्रोचेज़ होंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आगे कुछ 2 से 3 मेन जो इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं उनको डिस्कस कर लूँगी आपके साथ, ठीक है, ताकि लाइक डिटेल में आपको पता हो कि एक इंटेलिजेंस के टेस्ट में कितने सब टेस्ट होते हैं और वो किस तरह से इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। अगर आपने ये मेजर करना हो कि कोई बंदा इंटेलिजेंट है या नहीं, तो उसकी कौन कौन सी एस्पेक्ट्स उसकी जो इंटेलिजेंस के हैं वो आप मेजर करेंगे, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस होती क्या है। बेटा इंटेलिजेंस बहुत एक कम्प्लेक्स कॉन्स्ट्रक्ट है। इसे हम एक इसकी कोई सिंपल डेफिनेशन एज इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ऐसी सच है नहीं है कि हर बंदा कहे कि हाँ बस यही इंटेलिजेंस है। हर एक शख्स का एक डिफरेंट अप्रोच है इंटेलिजेंस को लेके। कुछ लोगों ने ज़्यादा एडेप्टेशन के एस्पेक्ट पे फोकस किया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस हमारी इन्वायरमेंट में अडेप्टेबिलिटी की हमारी जो सलाहियत होती है कि हम किसी नई सिचुएशन में गए और वहाँ जाके हम कितना अच्छा अडेप्ट कर पाए, ये इंटेलिजेंस कहलाती है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो अडेप्टेबिलिटी है वो इंटेलिजेंस नहीं होती। इसके अलावा जो आप लोगों की नई चीज़ों को सीखने की जो सलाहियत होती है वो इंटेलिजेंस कहलाती है। जैसे आप लोग याद करते हो, लेसन तैयार करते हो, या वैसे कोई नई स्किल सीखना पड़ जाए तो वो कितनी जल्दी आप सीख लेते हो, ये इंटेलिजेंस कहलाती है। कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, ये भी नहीं होती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बेसिकली हमारे एब्स्ट्रैक्टली चीज़ों को सोचने की सलाहियत इंटेलिजेंस कहलाती है। अब एब्स्ट्रैक्टली सोचने की सलाहियत क्या होती है बेटा? कि एक चीज़ आपके सामने मौजूद नहीं है लेकिन आप उसको सिंबल्स कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में उसे याद कर पा रहे हो या उसके बारे में सोच पा रहे हो, तो ये इंटेलिजेंस कहलाएगी, ठीक है। लाइक आप न्यूमेरिकल सिंबल्स यूज़ कर रहे हो, वर्बल सिंबल्स यूज़ कर रहे हो, तो इसके थ्रू जो आप चीज़ों को इमेजिन करते हो वो आपकी इंटेलिजेंस कहलाती है। तजरीदी फ़िक्र उर्दू में इसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेटे। इसके अलावा आगे चलते हैं। देखो बेटा, अभी हमने ये 3 एस्पेक्ट्स देखे हैं इंटेलिजेंस के कि हम लोगों ने अडेप्टेबिलिटी की बात की, एजुकेटेबिलिटी की बात की और एट द एंड जाके बेटा उन्होंने बात की कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्टली जब आप सोचते हो तो वो चीज़ इंटेलिजेंस कहलाती है। अब बेटा अगर मैं इन तीनों को इकट्ठा करूं और एक ब्रॉड डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूं तो वो बेटा इस तरह से होगी कि इंटेलिजेंस इज़ द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफ़ेक्टिवली विद हिज इन्वायरमेंट। कि इंटेलिजेंस क्या होती है? आपकी वो कैपेसिटी जिसके थ्रू आप पर्पसफुली एक्ट करते हो। किसी एक आपके जहन में एक एजेंडा है, एक पर्पस है और आप उसके मुताबिक सोचते हो कि मुझे फ़लाँ चीज़ हासिल करनी है और आप उसके मुताबिक अपने एक्शंस को कैटर करते हो, उसके मुताबिक आप लेके चलते हो। रैशनली बेटा सोचने की आपकी सलाहियत और अपने इन्वायरमेंट के साथ इफ़ेक्टिवली डील करने की सलाहियत बेटे, ये तीनों की तीनों चीज़ें बेटा वेक्सटर ने अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड करके हमें एक ब्रॉड डेफिनेशन दे दी, ठीक है। अगैन इसमें 3 मेन चीज़ें बेटा। एक तो ये कि इंटेलिजेंस आपकी वो सलाहियत है जिसके थ्रू आप पर्पसफुली एक्ट करते हो, रैशनली सोच सकते हो और बेटा इफ़ेक्टिवली अपने इन्वायरमेंट के साथ डील कर सकते हो या अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं। वेक्सटर ने 1993 में बेटा ये डेफिनेशन प्रपोज़ की थी। आगे चलते हैं बेटा। अगर मैं ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट के तौर पे इंटेलिजेंस की बात करूं तो इंटेलिजेंस बेटा एक पूरी, एक आप ये कह लो कि एक रेंज होती है हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर्स की, जिसमें आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो। देखो बेटा जनरली भी देखो, क्या वो बंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा जो सिर्फ अच्छे नंबर लेगा, या वो बंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा जो जिससे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए और वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व अच्छे तरीके से कर पाए। ओब्वियसली हम उस बंदे को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं जो कोई भी मसला उसकी लाइफ में किसी भी तरह का क्यों ना वो आए और वो उसे अच्छे तरीके से डील कर ले, है ना बेटा। तो इंटेलिजेंस बेसिकली हमारी ये एक होल
क्लास ऑफ कग्निटिव बिहेवियर्स होते हैं, एक पूरी रेंज होती है हमारे दिमाग जो वकूफ़ी अमाल की, जिनमें आप मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो अभी ये जो डेफिनेशन है ऊपर हमने जो पढ़ी वेक्सटर की, उसमें हमने एक तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर्स की बात की बेटा, उसके अलावा हमने बात की कि किस तरह से हम जब एक मकसद हम सेट करते हैं और उस मकसद को बेटा जब हम अचीव करने के लिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को शो करते हैं तो वो इंटेलिजेंस होती है। और तीसरी बेटा इसमें जो चीज़ हमने डिस्कस की वो ये थी कि हम बेटा हमारी एबिलिटी रीज़न करने की, प्लानिंग करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, एब्स्ट्रैक्टली सोचने की, या जो बहुत मुश्किल आइडियाज़ होते हैं उन्हें समझने की जो हमारी एबिलिटी होती है बेटा, इसे भी हम इंटेलिजेंस कहते हैं। या फिर जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम कितना जल्दी सीख पाते हैं, ये चीज़ भी बेटे इंटेलिजेंस में आती है, ठीक है। थेरीज देख लेते हैं बेटे इंटेलिजेंस की ऑलरेडी वैसे मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ बड़ा डिटेल में पिछली वीडियो में बेटे। मज़ीद भी इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि फ़्यूचर की वीडियोस में मैं इन सब थेरीज़ पे अलग अलग एक वीडियो बना दूँ जो कि इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड रहे, ताकि आपको एक दफ़ा वीडियो सुन के ही ये चीज़ें याद हो जाएँ, ठीक है। तो जो बेटा सबसे पहली थेरी है एनालिटिकल अप्रोच है बेटा, ये स्पेयरमैन ने 1927 में प्रपोज़ की थी। स्पेयरमैन को ना हम फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी कहते हैं बेटा। फैक्टर एनालिसिस या SPSS या ये कह लो कि स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों का आपस में को रिलेशन देखते हैं कि वो एक जैसी हैं या नहीं है। अगर वो एक जैसी हों बेटा तो उन्हें हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसने ये कहा था कि जितने भी इंटेलिजेंस के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारे आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। इसीलिए उसने कहा कि इंटेलिजेंस बेसिकली जी फैक्टर होती है। और जी फैक्टर लाइक ओवरऑल आप ये समझ लो कि जैसे एक घर है ना बेटा, तो उसमें डिफरेंट तरह के आप को टूल्स नज़र आते हैं। मुख्तलिफ मशीनें हैं, वॉशिंग मशीन है, फ्रीज़र है, डिफरेंट चीज़ें, ये सारी की सारी बेटा स्पेशल मशीनें हैं। लेकिन इन सब को चलाने के लिए एक जनरल बेटे आपके पास चीज़ होती है जिसे हम बिजली कहते हैं, राइट। वो बिजली आएगी तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, तो वो बिजली बेटा जी फैक्टर है। और ये सारी जो डिफरेंट चीज़ें हैं आपके घर में जो टूल्स हैं, इन्हें बेटा हम एस फैक्टर के नाम से एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इन्हें हम इसके मुताबिक हम देख सकते हैं। तो वो जो एलिमेंट जो कि कॉमन होते हैं उन्हें हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और वो एलिमेंट जो कि यूनिक होते हैं वो बेटा एस फैक्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये स्पेयरमैन की थ्योरी। यहाँ पे बेटा मैंने जस्ट इसको एक आप ये कह लो कि एक ब्रॉड एक एग्जांपल के थ्रू समझाया। पिछली वीडियो में इसकी मैंने थोड़ी ज़्यादा डिटेल बेटा शेयर की हुई आप लोगों के साथ। थेरीज इंटेलिजेंस की जो सेकंड थेरी है बेटा वो कैटल की थेरी है। RB कैटल ने भी बेटा जी फैक्टर की सेंट्रलिटी को एम्फोसाइज किया। उसने भी कहा कि जी फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, लाइक आपकी एक जनरल इंटेलिजेंस होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन उसके साथ साथ उसने ये कहा कि बेटा 17 उसने ना ओवरऑल प्राइमरी एबिलिटीज़ को भी बेटे उसने आइडेंटिफाई किया। मेन उसने वैसे दो एस्पेक्ट्स को इंटेलिजेंस के डिस्कस किया। एक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थी बेटा और दूसरी बेटा फ्लूइड इंटेलिजेंस है, ठीक है। इनकी भी डिटेल बेटा मैं पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं करूँगी बिकॉज हमारा इस वीडियो का मेन एजेंडा बेटा असेसमेंट की टेक्निक्स को देखना है, ठीक है। इसके बाद बेटा गिलफर्ड की थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, जिसमें हमने बात की कि गिलफर्ड ने 120 जो स्ट्रक्चर्स हैं इंटेलेक्ट के वो उसने प्रपोज किए। बाद में उसने कहा नहीं 120 भी कम है, 150 होते हैं, ठीक है। तो इसने बेसिकली बेटा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस का मॉडल दिया, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के नाम से इसका जो SOI मॉडल है उसमें इसने बहुत डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मेथड इस्तेमाल किए, फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक से इस्तेमाल किया। अब ये नाम सुन के परेशान नहीं होना, ये इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर्स के एजेंडा में आएगी कि हम स्टेटिस्टिकल मेथड हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ओवरऑल मेजर अगर मैं क्लासिफिकेशन आपके साथ शेयर करूँ गिलफर्ड की थ्योरी की, तो उसने एक 3 एरियाज़ में क्लासिफिकेशन की इंटेलिजेंस की। उसने कहा एक तो ऑपरेशंस होते हैं, कंटेंट और प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। ऑपरेशन जो दिमागी लेवल पे हम चीज़ों को जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं बेटा, वो ऑपरेशन कहलाता है। कंटेंट जो बाहर से चीज़ें मौसूल हो रही हैं आपकी डिफरेंट आपके सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, और प्रोडक्ट जो आप
को बाहर से चीज़ मौसूल हुई, उसके ऊपर दिमाग में जब आपने थोड़ा ऑपरेशन किया, दिमाग में उस चीज़ की जोड़ तोड़ की, उसके नतीजे में कोई ना कोई तो बेटा रिज़ल्ट भी निकलेगा ना, वो रिज़ल्ट आपका प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये बेटा 1967 में गिलफर्ड ने ये थ्योरी प्रपोज़ की। मज़ीद आगे चलते हैं बेटा। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं इसकी, उसमें अगर हम बात करें तो गार्डनर की जो थ्योरी है, बहुत रिसेंट जो थ्योरी है, इसमें ये बहुत बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये हमारी एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में बहुत मेन रोल प्ले करती है बेटा। इसने इसमें लिंग्विस्टिक उसने एस्पेक्ट की बात की, इसने म्यूज़िकल इंटेलिजेंस की बात की, इसने कहा कुछ लोगों की मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हाई होती है, कुछ लोगों की स्पेशल इंटेलिजेंस हाई होती है। अब ये स्पेशल वो ख़ास वाला स्पेशल नहीं है, यहाँ पे स्पेशल का बेटा डिफरेंट मतलब है कि आप लोगों की डायरेक्शंस की ओरिएंटेशन किस तरह की, आपको वो कितनी अच्छी याद रहती हैं, उनको आप कितना बेहतर तरीके से इमेजिन कर पाते हो। बॉडीली काइनेस्थेटिक की इंटेलिजेंस कुछ लोगों की हाई होती है, लाइक उनकी वो बॉडीली कोऑर्डिनेशन या मूवमेंट बहुत ज़्यादा उनकी अमेजिंग होती है। पर इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल बेटा इंटेलिजेंस, ये बेटा अगेन बेटा मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस वीडियो का एजेंडा नहीं है, ये बस मैं रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन में रहें कि अच्छा ये डिफरेंट सब एरियाज़ हैं इंटेलिजेंस के जिनके थ्रू हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। अब इंटेलिजेंस की बेटा मेजरमेंट जो बिल्कुल स्टार्ट में की गई वो आईक्यू या इंटेलिजेंस क्वोशेंट के थ्रू की गई। और इंटेलिजेंस क्वोशेंट का जो बेटा कॉन्सेप्ट है वो बिने ने बेटा इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसने कहा था कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट इज़ बेसिकली अ रेशियो बिटवीन मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। अब मेंटल एज क्या होती है बेटा कि आप कौन सी क्लास के सवाल हल कर सकते हो, वो आपकी मेंटल एज है। होता है ना बेटा बाज़-औक़ात कुछ बच्चे दूसरी क्लास में भी हैं तब भी वो छठी क्लास के भी सवाल हल कर लेते हैं, या छठी क्लास की वो रिटन स्टोरीज़ वो पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी मेंटल एज बेटा हाई होती है, ज़्यादा होती है। वो छठी क्लास की मेंटल एज उनकी होती है, हालांकि वो खुद होते दूसरी क्लास की एज में, राइट। तो जो बेटा क्रोनोलॉजिकल एज है वो आपकी रियल एज है कि आप अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो आप कितने सालों के हैं, वो बेटा आपकी बायोलॉजिकल एज है। तो ये बेटा इस तरह से रेशो निकालेगी आईक्यू की, मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, और इससे बेटा आप लोगों का निकल आता है आईक्यू। ठीक है, ये बेटा बिल्कुल स्टार्ट में इस तरीके से इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब हम देख लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है बेटा इंटेलिजेंस का और स्कूल सक्सेस का। ठीक है, या फिर इंटेलिजेंस और ऑक्यूपेशनल सक्सेस का आपस में बेटा क्या लिंक होता है, ये चीज़ हम देख लेते हैं बेटे। ऑब्वियसली हम जानते हैं जिस बच्चे का जितना ज़्यादा आईक्यू होगा उतना ज़्यादा बेटा वो उसकी सक्सेस ज़्यादा होगी स्कूल टेस्टों में या अचीवमेंट टेस्टों पे, राइट। ऐसी बात है ना, आप जिस बच्चे की ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी वो ज़्यादा अच्छे उसके नंबर आएंगे और उसके नतीजे में ऑब्वियसली स्कूल में उसकी सक्सेस हाई होगी। इसी तरह से बेटा जो जिन बच्चों की इंटेलिजेंस आईक्यू हाई होता है, आपको पता है बेटा जो जिन लोगों का एजुकेशन लेवल जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा वो लोग अपने ऑक्यूपेशनल स्टेटस में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट। अभी आप लोग अपने टीचर्स को देख लो कि जिन लोगों के अच्छे नंबर थे उन लोगों को जब ये इंटरव्यूज़ हम लोगों ने लास्ट टाइम कंडक्ट किए तो हमने उनको प्रायोरिटाइज़ किया। हमने कहा कि इनके अच्छे नंबर हैं, इट्स मीन कि इनको ज़्यादा अच्छा आता है, ये हमारे बच्चों को ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकेंगे। ये जो चीज़ है बेटे ये आप लोगों की इससे पता चलता है कि अगेन ये जो आईक्यू है ये डायरेक्टली आपके ऑक्यूपेशनल सक्सेस से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, जितने ज़्यादा आपका आईक्यू होगा उतना ज़्यादा आपकी पढ़ाई में आप अच्छे होंगे, एजुकेशनल सक्सेस आपकी ज़्यादा होगी तो एजुकेशनल सक्सेस डायरेक्टली आपके ऑक्यूपेशनल सक्सेस की तरफ आपको लेके जाती है। ठीक है बेटा, अब बेटा ऐसा है कि थोड़ा सा फ़र्क होता है बेटा इंटेलिजेंस की मेजर्स में। अब वो फ़र्क क्या होता है बेटा कि आगे जाके मैं ना आपको बताऊंगी बेटा कि इंटेलिजेंस की जो सब टाइप्स हैं ना बेटा, बल्कि हमने लास्ट टाइम भी जो डिस्कस किए बेटा, जो पिछली वीडियो में भी डिटेल में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है, बल्कि आज की वीडियो में भी हमने थोड़ा सा इस चीज़ को टच किया कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है बेटा, आप लोगों की वर्बल इंटेलिजेंस होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। तो ये बेटा ये जो डिफरेंट आप लोगों के इंटेलिजेंसेस हैं बेटे, ये ख़वातीन और मर्दों में फ़र्क होता है इनका। अगर आप लड़कों को देखें, क्योंकि बेटा और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी ख़ास कोई वजह है, ये लड़कों में कुछ अलग ऐसा सेटअप कोई फ़िट किया हुआ है, ख़वातीन में कोई अलग सेटअप है, ऐसा नहीं। ये बेसिकली ना बेटा एक्सपोजर की बात होती है। लड़के क्योंकि शुरू से ही घर से बाहर आते जाते रहते हैं तो वो डायरेक्शंस वगैरह आना जाना उनका ज़्यादा होता है, उस वजह से उनकी जो बेटा डायरेक्शंस वाली इंटेलिजेंस होती है वो ज़्यादा हाई हो जाती है। उनका एक्सपोजर क्योंकि ज़्यादा होता है तो उन्हें उसके साथ डील ज़्यादा अच्छा करना आता है, इसी वजह
से बेटा लड़कों में जो स्पेशल एबिलिटी होती है वो हाई होती है। स्पेशल एबिलिटी से मैंने आपको क्या मुराद बताया था कि उनकी डायरेक्शंस को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी उनमें हाई होती है। ऑन द कंट्रेरी बेटा जो ख़वातीन होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनमें वर्बल एबिलिटी उनकी ज़्यादा हाई होती है। वर्बल एबिलिटी से क्या मुराद है कि वो अल्फाज का चुनाव, कहानियाँ सुनाना, इस तरह की चीज़ें उनकी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर पाती हैं। ठीक है बेटा। और इसके अलावा बेटा एक चीज़ ये भी अपने ज़हन में रखनी है कि क्योंकि मोस्टली जो बेटा आईक्यू के टेस्ट हैं वो वेस्टर्न कल्चर्स में बनाए गए हैं, तो अब ओबियसली जब आप एक कल्चर से बनाया हुआ टेस्ट किसी और कल्चर में अप्लाई करोगे बेटा, तो वहाँ दूसरे कल्चर में जो आईक्यू स्कोर होगा बेटा वो फ़र्क आएगा, है ना, वो कम आएगा, क्योंकि उनके कल्चर में बनाई नहीं गई। उन्हें ज़्यादा उनका एक्सपोजर है बेटा। मिसाल के तौर पे अगर आप अफ्रीका में चले जाते हो, वहाँ पे अगर ख़ास तौर पे वो जो लोग ज़्यादा बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, उनसे उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से सवाल करोगे, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्हें सॉल्व कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू दिस थिंग कि आप उनसे पूछो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का क्या नाम है, राइट, या फिर ऐसे सवाल पूछो जो कि उन्होंने कभी लाइफ में देखे नहीं, जो उन्हें कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करना पड़े। तो ये चीज़ बेटा इसकी वजह से फ़र्क आता है, ग्रुप डिफरेंसेस आते हैं। इसके अलावा बेटा जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट की वजह से भी फ़र्क आता है। ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस किया था बेटा कि बेसिकली ना ये बिहेवियरल जेनेटिक्स के नाम से ना एक पूरी रिसर्च की स्पेशलिटी है, जिसमें हम जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट का असर देखते हैं हमारे इंटेलिजेंस पे। और इसमें ये कहा जाता है कि कहीं 50 to 60% के राउंड अबाउट बेटा हमारी जीन्स डिटर्मिन करती हैं हमारी इंटेलिजेंस को। ठीक है, इसमें ये इन्होंने प्रोटीन वगैरह की बात की हुई, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है बेटा कि जो हमारे जीन्स होते हैं, जो जेनेटिक कोड होता है, वो हमारे बॉडी में प्रोटीन को बनाता है। और जो प्रोटीन है बेटा वो ओवरऑल आपको पता है हमारे हार्मोन्स जितने भी हैं, हमारे जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे नर्वस सिस्टम की, वो सारी की सारी कौन बना रही होती हैं, वो हमारी प्रोटीन बना रही होती हैं। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उससे वो इसमें दिमाग भी आ जाता है ना, उसमें स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, हमारे नर्व्स भी आते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स का भी हमें पता है कि वो हमारी ओवरऑल हमारे मूड को डिटर्मिन कर रही होती हैं, हमारे इमोशंस को वो लेके चल रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ओब्वियसली हमारी इंटेलिजेंस को मुतासर करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो जेनेटिक कोड है या जो हमारी प्रोटीन है, जो जेनेटिक कोड की बेस पे बनाई जाती हैं, वो हमारी ओवरऑल इंटेलिजेंस को बेटा मेजर कर रही होती हैं। ठीक है बेटा। सो ये चीज़ बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी मज़ीद आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ से ऑनवर्ड हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टेस्ट हैं इंटेलिजेंस के, हम ज़्यादा टेस्टों को नहीं डिस्कस करेंगे, हम बेटा बस 2 टेस्टों को डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर लोग बस बेटा वैसे वैक्सलर ही को पढ़ते हैं या उसी को याद करते हैं, लेकिन बेटा अगर आप लोगों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो ये अच्छी चीज़ होगी कि आप स्टैनफोर्ड बिनी टेस्ट को भी की जो सब डायमेंशंस हैं उनको भी जहन में रखो। ठीक है, पेपर में अगर आप इनकी डिटेल नहीं भी लिखती हो, उनके बस नाम भी लिख देती हो, तब भी आपको दूसरे बच्चों से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे, उनकी निस्बत आपको ज़्यादा बेहतर मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक है बेटा। स्टैनफोर्ड बिनी टेस्ट बेटा ये एज स्केल बेसिकली एक नोटेबल एज स्केल है बेटा। इसमें it had 20 एज लेवल्स बिगिनिंग एट द ईयर 2 एंड प्रोसीडिंग थ्रू सुपीरियर अडल्ट लेवल 3। ठीक है बेटा, इसमें बेसिकली स्टार्ट से लेके बेटा 20 ईयर्स तक की जो एज लेवल हैं वो इसमें देखे गए, और हर लेवल में 6 आइटम्स बेटा इन्होंने ऐड किए थे। और उन्होंने कहा था कि जो ईच आइटम विच वॉज पास्ट वॉज कन्वर्टेड इंटू 1 or 2 months ऑफ मेंटल एज क्रेडिट। ठीक है बेटा, हर आइटम जो, क्योंकि मैंने बताया ना हर लेवल पे कितने आइटम्स हैं बेटा, इसके 6 लेवल्स 6 आइटम्स हैं। ठीक है, तो और टोटल बेटा एज के लेवल कितने हैं बेटा, 20 टोटल एज के लेवल हैं, और हर एज के लेवल में कितने सवाल हैं पुत्र, 6। तो ये बेटा हर एज के जो सवाल हैं हर आइटम के ऊपर अगर आपने ठीक जवाब दे दिया बेटा, तो वो आपका 1 या 2 महीनों की मेंटल एज के मुताबिक वो उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है या उसका क्रेडिट आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेटा आप लोगों की एज लेवल हैं। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा, स्टैनफोर्ड बिनी एक बड़ा नोटेबल टेस्ट है, और ये बेटा एज स्केल की बेसिस पे इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। और इसमें कितने टोटल स्केल हैं पुत्र, 20 टोटल एज लेवल्स हैं, और ये ईयर 2 से स्टार्ट होते हैं, और मज़ीद आगे ये सुपीरियर अडल्ट लेवल
की तरफ बढ़ते जाते हैं। टोटल मैंने कितने बताए हैं बेटा, 20 हैं। और इसमें हर लेवल पे कितने होते हैं आइटम, 6 आइटम होते हैं। अगर आपने किसी आइटम पे ठीक जवाब दे दिया बेटा तो आपका जो 1 या 2 महीने की मेंटल एज का क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये बेटा, लेकिन इसमें ओब्वियसली आगे कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। लाइक ये भी देखा जाता है कि जो आपका आइटम है जिस पे आपने ठीक जवाब दिया वो लेवल 5 से पहले का आइटम है या बाद का आइटम है, उसकी बेसिस पे उसकी जो स्कोरिंग होती है बेटा वो फ़र्क होती है, वो डिफरेंट होती है। 1986 वर्जन बहुत बेटा डिफरेंट था पहले वाले वर्जन्स की निस्बत। क्यों फ़र्क था बेटा इसका? क्योंकि ये हायरार्किकल मॉडल था इंटेलिजेंस का। स्टैनफोर्ड बिने का जो बेटा 4th एडिशन है। अब 4th एडिशन का क्या मतलब है बेटा कि इसको 4 दफ़ा रिवाइज़ किया जा चुका है, इसमें 4 दफ़ा चेंजेस लेके आई जा चुके हैं, ठीक है। तो जो चौथी दफ़ा चेंजेस थी उसकी बेसिस पे इसमें देखा गया कि इसमें जनरल क्लासेस आइटम्स की ऐड की गई और उसके अलावा इसमें बहुत डिफरेंट सबसेट ऐड किए गए, ठीक है। वो सबसेट बेटा ये मेन चीज़ें जो आपने याद रखनी है, ठीक है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1986 का जो वर्जन था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैनफोर्ड बिने का जो 4th एडिशन है SB4 वो उसमें जनरल क्लासेस आइटम्स की ऐड की गई और उसमें डिफरेंट क्लासेस सबसेट क्लासेस के जो हैं वो सब टेस्ट बेटा इसमें ऐड कर दिए गए। और वो सब टेस्ट इसमें कौन कौन से हैं बेटा? वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट और विजुअल रीजनिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये अगर आप इनको देखो बेटे तो ये आप हमने इससे पहले भी जितने भी टेस्ट पढ़े आपको पता है, हमने पिछली क्लास में भी ज़्यादा सारे अप्रोचेस देखी थी इंटेलिजेंस की। आज की वीडियो में भी हमने गार्डनर की थ्योरी मिसाल के तौर पे जैसे देखी, तो उसमें भी आपको डिफरेंट सब टेस्ट नज़र आए, राइट। वो म्यूज़िकल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, राइट, ये वर्बल, ये सारी के सारी बेटा सब टेस्ट थे गार्डनर की थ्योरी के। लेकिन जो बेटा स्टैनफोर्ड बिने के सब टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं? वर्बल। अब वर्बल में नाम से ज़ाहिर है क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, आपको लाइंस पढ़ के कितनी अच्छी उनकी समझ आती है, इसे हम कंप्रिहेंशन का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। अब्सर्डिटीज़ एंड वर्बल रिलेशंस के जो होते हैं ना बेटा, आप लोगों ने वो पढ़े हुए होते हैं कि दो अगर टीचर इज़ टू क्लासरूम एज इस तरह करके रिलेशंस आप लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं, ठीक है बेटा। तो ये लाइक जो हेड एज अकाउंटेंट इज़ टू अकाउंट्स, या इस तरह करके लाइक एक बंदा जो एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ डील कर रहा है तो हमने दूसरे में भी उसका रिलेशनशिप चीज़ों के आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे अगर खाने पीने की बात कर ली जाए तो साल्ट इज़ टू ग्रेवी एज शुगर इज़ टू टी, राइट। कि हम ग्रेवी में साल्ट ऐड करते हैं लेकिन हम चाय में क्या ऐड करते हैं, हम शुगर ऐड करते हैं। तो ये इस तरह से रिलेशनशिप्स बेटा हम जब इनके देख रहे होते हैं वो कौन सी ब्रांच में बेटा देखे जाते हैं? वर्बल रीजनिंग में। इसके बाद है बेटा क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग नाम से ज़ाहिर है इसमें रियाजी के बारे में सवाल होते हैं, अगर आप वो अच्छे हल कर पाते हैं तो आपका ये वाला एरिया भी सॉर्ट हो जाता है। इसके अलावा बेटा एब्स्ट्रैक्ट और विजुअल रीजनिंग हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बेटा आप अपने मेंटल लेवल पे चीज़ों को कितना अच्छा इमेजिन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को कितना अच्छा इमेजिन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैंने एक पेपर फोल्ड करके दिया और मैंने कहा इसे कट करें, होता है ना बेटा वो 4 तहें लगा के बच्चे पेपर्स कट करते हैं, वो उसे करते हैं उस कैंची के थ्रू उसमें डिफरेंट डिज़ाइन बनाते हैं और फिर ना वो उनके जहन उन्हें पता होता है कि हम खोलेंगे तो फ़लाँ डिज़ाइन बन जाएगा। ये बल्कि अभी मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रही थी नेट पे, एक बच्चा है ये आदिवाल कॉलेज का, तो वो बच्चा इतना उसमें टैलेंट है कि वो ऐसे कागज़ फोल्ड करता है, उसमें कट लगाता है, खोलता है तो वो जिस बंदे की उसने तस्वीर बनानी होती है उस बंदे की तस्वीर बनी हुई होती है। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की उसने लास्ट टाइम तस्वीर बनाई एंड आई वाज अमेज्ड कि इतना उसे कैसे पता है कि मैं किस जगह पे कौन सा कट लगाऊंगा तो कौन सी तस्वीर बनेगी। ये बेटा आप लोगों के एब्स्ट्रैक्ट या विजुअल रीजनिंग में ये चीज़ आ जाती है, ठीक है बेटे। इसके अलावा शॉर्ट टर्म मेमोरी बेटा भी मेजर की जाती है इस स्टैनफोर्ड बिने में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में बेटा मिसाल के तौर पे आप लोग फॉरवर्ड, आपको मैंने कहा कि आपने 2 + 2 बताने कितने होते हैं, 4 होते हैं, या फिर आप लोगों को मैं कहूँ कि बैकवर्ड आप
गिनती सुनाना स्टार्ट करो, तो वो बेटा जो आप लोग गिनती सुना रहे होगे वो आप लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है। इसी तरह से कोई सेंटेंस है, मैं आप लोगों के सामने, जैसे अगर मैं कहती हूँ 45 जमा 75 कितने होते हैं, तो अब अगर आप थोड़ा सा जहन में इनको जोड़ तोड़ करोगे तो जवाब निकाल ही लोगे आप, है ना बेटा, लिखे बगैर। तो वो बेटा आप लोगों की जो मेमोरी जो इन अल्फाज को स्टोर रखती है और ताकि आप इनके ऊपर काम कर पाओ बेटा, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है। वैसे इसे वर्किंग मेमोरी भी हम कहते हैं, ठीक है बेटे। ये होगी बेटा आप लोगों की इंटेलिजेंस की बेटा जो स्टैनफोर्ड बिने का टेस्ट बेटा। मज़ीद अगर हम आगे चलें इसमें तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की बेटा। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है बेटा कि हम ओवरऑल हम ये देखते हैं कि जो एक पर्टिकुलर सैम्पल लेते हैं बेटा, और उस सैम्पल पे ना हम अपना टेस्ट अप्लाई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ओवरऑल कितने स्कोर उस सैम्पल के आए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आप बच्चों पे ये अप्लाई करूं, तो हमारा जो एरिया है, इस एरिया के बच्चों पे मैंने ये टेस्ट अप्लाई किया तो लाइक ऑन एवरेज कितना स्कोर आया मेरे पास, ठीक है। मिसाल के तौर पे ऑन एवरेज मेरे पास स्कोर आ गया 110, तो मैं ये कहूँगी कि 110 एवरेज स्कोर है। 110 से ज़्यादा जितने भी नंबर आएंगे वो बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, 110 से कम जितने भी आएंगे वो नहीं होंगे। या जैसे ओवरऑल बाकी जो इंटेलिजेंस के बेटा टेस्ट होते हैं, मोस्टली की स्टैंडर्डाइजेशन के बाद पता ये चलता है कि उनकी 100 स्कोरिंग आ रही होती है, तो 100 से जो कम है वो नहीं होंगे इंटेलिजेंट जो 100 से ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है बेटा। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जब इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन की तो इन्होंने कितने लोगों को लिया, 5013 पार्टिसिपेंट्स को लिया, और इसमें उन्होंने 1980 में यूएस सेंसस की फ़िगर्स को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को सैम्पल किया। डिफरेंट बेटा क्राइटेरियाज इस्तेमाल किए पार्टिसिपेंट्स को सैम्पल करने के लिए बेटा। सैम्पलिंग का आपको पता है ना, एक पॉपुलेशन से कुछ रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों को निकाल लेते हैं। और क्योंकि देखो बेटा, अगर आपने एक टेस्ट अप्लाई करना है इस टाइम पे, अगर आप पाकिस्तान में करते हो तो 24 करोड़ लोगों के ऊपर एक टेस्ट अप्लाई करना मुश्किल है ना, इतना तो आपके पास बजट ही नहीं होता है, ना ही इतने रिसोर्सेज आपके पास होते हैं। तो इसका फिर हल क्या है बेटा, आप हर शहर में जाओ और हर शहर में से कुछ ख़ास नंबर लोगों का ले लो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने झंग से में भी कोई 400 या 500 बंदे झंग से ले लिए आपने, इतने ही लोग आपने सरगोदा से ले लिए, इतने ही लोग आप लोगों ने में भी कलर कहार से ले लिए। तो इस तरह से करके बेटा आप डिफरेंट एरियाज़ से लोगों को सैम्पल करते हो, और वो सैम्पलिंग बेटा आप कुछ क्राइटेरियाज रख लेते हो। एक तो जियोग्राफिकल रीजन, जैसे अभी मैंने आपको डिफरेंट एरियाज़ के नाम बताए, जियोग्राफिकल रीजन्स के नाम बताए, एक ये क्राइटेरिया आपको होता है। इसके अलावा कम्युनिटी का साइज़ भी होता है। मिसाल के तौर पे जो गैर मुस्लिम है उनकी तादाद कम है, तो वो हम अपने सैम्पल में भी उसके लिहाज से गैर मुस्लिमों की तादाद जो है वो उसके मुताबिक रखेंगे जितनी उनकी रेशो पॉपुलेशन में। अगर पॉपुलेशन में क्रिश्चियंस की फॉर एग्ज़ाम्पल रेशो में भी 10% है, चलो हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह लेते हैं, इतनी होती नहीं है वैसे, इससे कम होती है, तो हमारा जो सैम्पल होगा बेटा उसमें भी हम उनकी जो रेशो है उसके मुताबिक रखेंगे। उसके अलावा एज ग्रुप का भी ख्याल हम इसी लिहाज से रखेंगे। अगर हमारी ओवरऑल जो यूथ है वो मिसाल के तौर पे 50 या 60% है हमारे पाकिस्तान में, तो हम जो हमारा सैम्पल होगा उसमें भी हम अपने यूथ की या जो हमारी नई जनरेशन है उसकी हम इतनी ही मिकदार रखेंगे, इतनी ही तादाद सॉरी बेटा रखेंगे, ठीक है बेटा। जेंडर का भी इसी लिहाज से हम देखेंगे कि ख़वातीन की कितना नंबर है। मे बी अगर ख़वातीन 55 हैं 100 में से, अगर 55% उनकी तादाद है ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन में, तो हमारे सैम्पल में भी इतनी ही तादाद रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बेटा फिर हम लोग देख के इसके मुताबिक हम सैम्पल लेते हैं और उस सैम्पल के ऊपर हम अपना टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा एवरेज स्कोर कितना निकला, ठीक है बेटा। आई होप इसके आपको समझ आई होगी। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा, स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, आप एक टेस्ट एक पर्टिकुलर सैम्पल पे अप्लाई करते हो और उसके नतीजे में रिज़ल्ट निकाल के देखते हो और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि अगर ये टेस्ट मैं किसी और बंदे पे भी अप्लाई करता हूँ तो एवरेज कितना स्कोर आएगा, तो मैं एक रेफरेंस के तौर पे इसे इस्तेमाल कर पाऊँगा और मुझे पता लगेगा कि वो बंदा इंटेलिजेंट है भी या नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई एवरेज स्कोर ही नहीं होगा ना बेटा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 120 नंबरों का क्या मतलब है ना, 140 स्कोर का क्या मतलब है। लेकिन अगर आपके पास एक एवरेज आपने स्टैंडर्डाइजेशन के ज़रिए निकाला हुआ होगा तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा जिसके साथ आप कंपैरिजन कर पाओगे कि 100 अगर मेरे पास एवरेज निकला हुआ स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू, जो मैंने अपने सैम्पल के ऊपर टेस्ट को दे के उसके थ्रू मैंने स्कोरिंग की थी, तो उससे मुझे पता ये चल गया कि 100 एवरेज है। अब मैं अगर आप बच्चों पर अप्लाई करूँगी और आप बच्चों के 130 या 140 अगर स्कोर आप बच्चों का आ रहा है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आप बच्चे एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है बेटा।
इसके अलावा बेटा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जब भी हमेशा याद रखना है, ये तीनों चीज़ें बेटा हम हर टेस्ट की मेजर करते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी का किसी भी चीज़ का टेस्ट हो, डिप्रेशन का, एंजाइटी का है, किसी भी चीज़ का वो टेस्ट हो बेटा। हम स्टैंडर्डाइजेशन भी हर टेस्ट की मेजर करते हैं और उसके साथ साथ हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी हर टेस्ट की मेजर करते हैं। तो ओब्वियसली फिर हम बेटा इस स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट की भी हम बेटा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मेजर करेंगे, और वो कितनी है बेटा वो यहाँ पे लिखी हुई है। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटीज़ वर बेसिकली इन द 80s and 90s बेटा, और टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी फॉर इंटरवल ऑफ 2 to 8 months were mostly in 70s with a few in the 80s and 90s. As for validity of SB4 composite score, a variety of supportive evidence has been obtained. ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें बेटा आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इंटरनल कंसिस्टेंसी। ये ना वैसे मैं इसके ऊपर ना एक अलग बेटा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी कि रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है। अभी के लिए आपने इतना ध्यान में रखना है कि अगर कोई टेस्ट एक दफ़ा आप लोगों पे मैंने एडमिनिस्टर किया, उस पर आप लोगों का, यहाँ चलो आप टेस्ट की एग्जांपल छोड़ो, आपने चीनी बेटा तोली एक तराजू पे रख के, एक दफ़ा आपने वो चीनी तोली और आपको पता चला कि ये 1 किलो है। दूसरी दफ़ा आपने फिर तोली तो आपको पता चला ये तो 1 किलो नहीं है, ये तो 1 किलो से कम है। मे बी उसमें कोई 20-50 ग्राम उसमें कम आ रही है। फिर आपने अगली दफ़ा फिर तोली तो वो कम होने की वजह ज़्यादा होगी 1 किलो से। तो क्या आप ये समझोगे कि वो तराजू ठीक है? आपको पता लगेगा कि नहीं ये तराजू ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिलायबल स्कोर नहीं दे रहा। ये एक दफ़ा और बात कर रहा है, दूसरी दफ़ा और कर रहा है, तीसरी दफ़ा करने पे और ही जवाब दे रहा है मुझे। तो बेटा इसी तरह से जैसे ये तराजू की एग्जांपल हमने ली, हमारे जो टेस्ट होते हैं वो भी तराजू होते हैं एक तरह के, और इसमें आप लोगों को बेटा जो भी आप लोग करते हो टेस्ट बेटा आप लोगों पर अप्लाई किया जाता है, ये ज़रूरी होता है कि हर दफ़ा इस पर आप लोगों का जो स्कोर है एंड जो रिज़ल्ट है वो सेम आए। अगर बेटा एंड रिज़ल्ट आप लोगों का एक दफ़ा मैंने आप पे ये स्टैनफोर्ड भी नहीं लगाया, आपका जवाब आया 100, अगली दफ़ा लगाया 140 आ गया, उससे अगली दफ़ा लगाया तो 70 आ गया, तो फिर बेटा वो रिलायबल तो ना हुआ ना टेस्ट। तो ये चीज़ बेटा हमारी रिलायबिलिटी होती है। और वैलिडिटी का क्या मतलब होता है कि जो टेस्ट है बेटा वो मेजर आप लोगों की इंटेलिजेंस को ही कर रहा हो, ठीक है, वो आप लोगों की एंजाइटी को ना मेजर कर रहा हो, वो डिप्रेशन को ना मेजर कर रहा हो। अगर कोई टेस्ट बड़ा अच्छा डिप्रेशन को मेजर करता है लेकिन बनाया मैंने उसे आप लोगों की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए था, तो वो टेस्ट बेटा वैलिड नहीं होगा, ठीक है। वो टेस्ट मिसाल के तौर पे मैंने एक तराजू बनाया जिसके थ्रू बेटा मैं आप लोगों की वज़न को मेजर करना चाहती थी, लेकिन वो वज़न को मेजर करने की बजाय मे बी वो हाइट को मेजर करना स्टार्ट कर देता है, तो वो ज़ाहिर है वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो वैलिडिटी है बेटा और रिलायबिलिटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे ना रिलायबिलिटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसमें एक इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है बेटा टाइप, टेस्ट रीटेस्ट इसकी टाइप होती है। तो ये बेटा दोनों टाइप्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। अब आपने ये नाम देख के पढ़ के परेशान नहीं हो जाना। इंटरनल कंसिस्टेंसी की बस वैल्यू आपने ज़हन में रखनी है कि SB4 की जो इंटरनल कंसिस्टेंसी की वैल्यू है वो 80 to 90 है, और जो टेस्ट रीटेस्ट की इसकी वैल्यू है बेटा 2 से 8। टेस्ट रीटेस्ट क्या होता है, मैंने एक दफ़ा आप पे टेस्ट अप्लाई किया बेटा, उसके बाद मैंने दो महीने इंतज़ार किया, 2 महीनों के बाद फिर मैंने वो टेस्ट आप पे अप्लाई किया और मैंने देखा कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है बेटा। तो टेस्ट रीटेस्ट जब मैंने किया 2 से 8 महीनों के फ़र्क के बाद, एक दफ़ा आज अप्लाई किया 8 महीनों के बाद फिर मैंने अप्लाई किया, तो मुझे पता चला कि इसकी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का जो स्कोर है वो कहाँ पर लाई करते हैं बेटा 70 तक, 70 से 80 के दरमियान। कुछ ऐसे भी आइटम्स थे जहाँ पे, या कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके लिए ये 90 भी था। तो ये बेटा आप लोगों ने स्कोर इस तरह से इसका याद रख लेना है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं बेटा। अब ये हमारा बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा क्योंकि हमारा मेजर आज का एजेंडा था ही ये स्टैनफोर्ड, ये जो असेसमेंट टेस्ट थे इंटेलिजेंस के, हमारा आज की क्लास का मेजर एजेंडा था ही है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्टैनफोर्ड भी ने टेस्ट बेटा 20 एज लेवल्स हैं इसमें, हर एज लेवल पे 6 आइटम्स हैं। अगर हर आइटम पे आपने करेक्ट जवाब दिया तो आपको 1 से 2 महीनों का मेंटल क्रेडिट आप लोगों को दे दिया जाता है। इसमें बेटा इसके कुछ सब टेस्ट हैं। 1986 वाला जो बेटा स्टैनफोर्ड बिने का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, या जिसे हम SB4 के नाम से भी जानते हैं, जो 4th रिवीजन थी, 4th एडिशन था इसका, उसमें बेटा कुछ सब टेस्ट दिए गए थे। कौन कौन से वो सब टेस्ट हैं? वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट और विजुअल रीजनिंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है बेटा। और इनकी डिटेल हम लोगों ने पहले पढ़ ली है। स्टैंडर्डाइजेशन भी बेटा इसकी मेजर की गई, जो कि 5013 लोगों को
सैम्पल के तौर पे लेके उन पे वो टेस्ट एडमिनिस्टर किया गया और उसकी बेस पे बेटा इसकी क्या निकाली गई, स्टैंडर्डाइजेशन। और बेटा जो रिलायबिलिटी है बेटा और वैलिडिटी वो भी इनकी मेजर की गई। और रिलायबिलिटी में हमने उसकी सब टाइप्स की बात की। हमने कहा रिलायबिलिटी एक इंटरनल कंसिस्टेंसी के थ्रू भी मेजर की जाती है और टेस्ट रीटेस्ट के थ्रू भी मेजर की जाती है। इंटरनल कंसिस्टेंसी के थ्रू जो मेजर की गई रिलायबिलिटी वो 80 से 90 के दरमियान उसकी वैल्यू थी। और जो टेस्ट रीटेस्ट के थ्रू जो बेटा इसके रिलायबिलिटी को मेजर किया गया वो 2 से 8 महीने की थी। ठीक है बेटा, 2 से 8 महीने की जो दरमियान जो टेस्ट रीटेस्ट की जो इसकी बेटा हमने वैल्यू निकाली है वो 70 से 80 के दरमियान थी। और कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए वो 90s में भी जा रही थी। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने अगले स्केल की तरफ विच इज़ वेक्सलर स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है बेटा, जो बेटा 19 जो अभी हमने बात की ना बेटा कि जो 1986 में वर्जन आया वो फिर भी बेहतर था। लेकिन जो 1986 से पहले वाले वर्जन थे ना SB4 के SB के स्टैनफोर्ड बिने के, वो बेटा उनकी वो इतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, मैंने बताया 1986 वाला बहुत बेहतर था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सब टेस्ट हम लोगों ने ये 4 देखे। तो वो जो सब टेस्ट हैं बेटा इससे पहले वालों में तो वो थे नहीं, हायरार्किकल इससे पहले वाले मॉडल नहीं थे 1986 से पहले वाले। तो इसीलिए उनमें ना बेटा बड़े डिफरेंट उसके ड्रॉबैक्स थे उन टेस्टों के, जिसकी वजह से बेटा जो डेविड वेक्सलर है उसने एक नया टेस्ट बेटा डेवलप किया उन डिसएडवांटेजेस को कैटर करने के लिए। उसने एक नया टेस्ट बनाया और वो जो टेस्ट है बेटा वो उसने पहले तो बनाया अडल्ट्स के लिए। ठीक है, और उसमें उसने देखा कि जो अडल्ट्स हैं उनकी इंटेलिजेंस किस तरह की। फिर लेटर ऑन बेटा उसने फिर वही उसी तरह का टेस्ट बच्चों के लिए भी बनाया, प्री स्कूल बच्चों के लिए भी बनाया। तो इस तरह से उसने डिफरेंट इसके वर्जन्स बनाए। जो बेटा वेक्सलर का टेस्ट है उसके भी अगेन बेटा आगे डिफरेंट वर्जन्स आप लोगों को मिलेंगे। अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँ, 1 मिनट बेटा मुझे दीजिएगा। ये हमारा वेक्सलर का टेस्ट है बेटा जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा देखो जो वेक्सलर का टेस्ट है ना बेटा उसमें उसके भी आगे डिफरेंट रिवीजन्स हैं, ये आप लोगों ने जहन में रखनी है। ठीक है, जो न्यू वर्जन है वेक्सलर बिलीव का टेस्ट के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल बेटा जो रिवाइज्ड स्केल था वो 1981 में पब्लिश किया गया। और जो इसका जो मोस्ट रिसेंट वर्जन है वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का वो इसका 3rd एडिशन है। ठीक है, जो कि 1997 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब आप लोग देख लें 1997 जो है बेटा ये इसमें जो इंटेलिजेंस का बेटा स्केल इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है वो 1996 में अगर आप देखें ना पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, राइट। तो 1997 में मेरे ख्याल में 1998 में जाके आए थे ये नवाज शरीफ, या 1997 में मेरे ख्याल में आगे थी, राइट। तो ये बेटा उस टाइम पे ये वेक्सलर का इंटेलिजेंस टेस्ट की रिवीजन इन्होंने दी। अब बेटा रिवीजन में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो अर्लियर टेस्ट होते हैं ना, देखो पहली दफ़ा में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो जाती। एक दफ़ा एक चीज़ बनाई जाती है, बाद में पता चलता है इसमें फ़लाँ चीज़ की कमी है। उस कमी को बेटा कैटर करने के लिए हम उसको रिवाइज़ कर देते हैं, उसमें और चीज़ें ऐड करते हैं, तो उसका एक नया वर्जन हम शाया कर देते हैं। तो वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल WAIS वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, इसका बेटा जो मोस्ट रिसेंट इसका वर्जन है वो है 3rd। ठीक है, और वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? 1997 में करवाया गया। इसमें बेटा आगे बड़ी इसकी डिफरेंट देखो रिवीजन करवाई गई तो कोई ना कोई चेंजेस भी की गई होंगी ना इसमें। तो जो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चेंज की गई इस टेस्ट में वो ये थी कि इसमें रिवर्सल आइटम्स बेटा ऐड किए गए। ठीक है, इसके अलावा एक दो और मज़ीद इसमें चीज़ें बेटा वो अब आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, मेन जो इसमें चीज़ आप लोगों की याद रखने वाली है वो ये है कि इसमें जो सब टेस्ट इसके हैं बेटा वो टोटल 14 हैं। ठीक है, टोटल कितने वेज 3 के सब टेस्ट हैं बेटा? 14 हैं। और अब इन 14 को याद करना एक अच्छी तरतीब के साथ वो अब आप लोगों का मेन काम है। ठीक है, जो इसमें पहले 7 हैं ओवरऑल, अगर मैं ब्रॉड कैटेगरीज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ ना बेटा इसकी, तो 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल की। जो पहली बेटा इसकी कैटेगरी है उसे हम नाम देते हैं बेटा वर्बल एबिलिटी टेस्ट का, वर्बल सबसेट इसे कहते हैं। और जो दूसरी बेटा अगले जो 7 सब टेस्ट हैं उन्हें हम बेटा परफॉर्मेंस सब टेस्ट कहते हैं। अब ये नाम से ज़ाहिर है वर्बल हैं तो मतलब वो अल्फाज
से रिलेटेड होंगे। और परफॉर्मेंस है तो मतलब उसमें आपने कुछ परफॉर्म करना होगा, उसमें आपने चीज़ों की जोड़ तोड़ करनी होगी। ऐसी बात है बेटा। तो अब हम इनके नाम देख लेते हैं। और नाम बेटा आपने रटा मारना है, याद करने हैं, फिर ज़ुबानी लिखने हैं, फिर याद करने हैं, फिर ज़ुबानी लिखने हैं, फिर जो गलती आएगी फिर उसे पढ़ना है, फिर ज़ुबानी लिखना है। ये काम बेटा आपने कोई 7 से 10 दफ़ा करना है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। इनमें से एक भी चीज़ आगे पीछे करोगे बेटा नंबर कट जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनर ने इस पूरे सवाल में जो मेन चीज़ देखनी है वो देखनी ही यही है, सब टेस्ट किया उसने देखनी है, ठीक है। तो ये सब टेस्ट बेटा आप लोगों के परफेक्ट होने चाहिए। चलें देखते हैं बेटा क्या क्या है बेटा इसके सब टेस्ट। मैंने आपको बताया 2 इसके ओवरऑल ब्रॉड क्लासिफिकेशंस थी वेज 3 की। पहली क्लासिफिकेशन वर्बल सब टेस्ट की थी, दूसरी क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस सब टेस्ट की थी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्बल सब टेस्ट में कितने सब टेस्ट हैं। आगे 7 हैं बेटा। पहला है वोकैबुलरी, सेकेंड वन इज़ सिमिलैरिटीज़, थर्ड वन इज़ अरिथमेटिक, देन कम्स डिजिट्स स्पैन, फिर बेटा इंफॉर्मेशन का सब टेस्ट है, देन कम्स बेटा कंप्रीहेंशन सब टेस्ट, और उसके बाद है लेटर नंबर सीक्वेंसिंग। फिर से रिपीट कर रही हूँ, वोकैब, सिमिलैरिटीज़, अरिथमेटिक, डिजिट स्पैन, इंफॉर्मेशन, कंप्रीहेंशन, लेटर नंबर सीक्वेंस। अब ये जितने भी हम लोग सब टेस्ट पढ़ रहे हैं इन सब में आपको चीज़ें मेन सेम नज़र आएंगी। जब हम लोगों ने स्टैनफोर्ड बिने को पढ़ा तो वहाँ पे वर्बल के नाम से था, और वर्बल में बेटा वोकैब और ये सिमिलैरिटीज़ वगैरह सारी उन्होंने वर्बल में लिखी हुई थी। लेकिन हमने यहाँ पे वर्बल की वो सारी चीज़ें जो स्टैनफोर्ड बिने में छोटी करके लिखी हुई थी उन सबको हमने मीन सब टेस्ट बना दिया। हमने कहा वोकैब का अलग है, वोकैबुलरी बेटा आपको पता है आपको कितने अल्फाज आते हैं, कितना उनका मतलब आता है, वो वोकैब कहलाती है। फिर बेटा अरिथमेटिक, उसमें क्या होता है बेटा नंबर्स, रियाजी, ठीक है बेटा। सिमिलैरिटीज़ वही जो मैंने आपको लोगों को पहले बताया कि चाय अगर सालन में नमक डाला जाता है तो चाय में क्या डाला जाएगा, चीनी डाली जाएगी, राइट। तो ये बेटा इसके सिमिलैरिटीज़ हम लोगों ने इसकी बेस पे ये रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा, ठीक है बेटा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन है, कंप्रीहेंशन है, समझना, लेटर नंबर सीक्वेंसिंग, इसमें वो आपको पता है ना 2, 6, 8, फिर एक लेटर उसमें नहीं लिखा हुआ, और फिर बेटा उसमें हमने कहा 12। तो अब मुझे बताओ जो मिसिंग लेटर है वो क्या होगा। 2, 6, 8, 8 के बाद क्या आएगा बेटा 10 आएगा, राइट, और उसके बाद फिर 12। तो ये इस तरह के जो बेटा सीक्वेंसेस होते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, लेटर नंबर सीक्वेंसिंग। आपने इनके नाम अच्छे से रट लेने हैं, नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके बाद बेटा जो सेकंड सब टेस्ट है इसका वो है परफॉर्मेंस सब टेस्ट। परफॉर्मेंस सब टेस्ट में बेटा आप लोगों के सामने एक तस्वीर दी गई होती है, आपने उसको कंप्लीट करना होता है, डिजिट सिंबल कोडिंग करनी होती है, ब्लॉक डिज़ाइनिंग करनी होती है, मैट्रिक्स रीजनिंग होती है, इसमें पिक्चर अरेंजमेंट होती है, सिंबल सर्च और ऑब्जेक्ट असेंबली। फिर से नाम रिपीट कर रही हूँ बेटा, पिक्चर कंप्लीशन, डिजिट सिंबल कोडिंग, ब्लॉक डिज़ाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग, पिक्चर अरेंजमेंट, सिंबल सर्च, ऑब्जेक्ट असेंबली। पिक्चर कंप्लीशन, डिजिट स्पैन, डिजिट सिंबल कोडिंग, ब्लॉक डिज़ाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग, पिक्चर अरेंजमेंट, सिंबल सर्च और ऑब्जेक्ट असेंबली। बेटा ये 7 हैं जो कि बेटा इसके परफॉर्मेंस स्केल के अंडर आते हैं। और इसके बाद बेटा इसकी स्टैंडर्डाइजेशन और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी ऑब्वियसली इसकी काफ़ी हाई है जो कि इसकी मैयर की गई है, ठीक है बेटा। अब बेटा हम बात कर लेते हैं कि ये इंटेलिजेंस टेस्टों को हम क्लिनिकल टेस्ट के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्लिनिकल सिचुएशंस में हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, और क्या इनकी लिमिटेशंस होती है इनको इस्तेमाल करते हुए बेटा। तो जो क्लिनिकल यूज़ है इंटेलिजेंस टेस्ट का वो अगर आप देखें ना बेटा तो वो ऑब्वियसली आप लोगों की एकेडमिक सक्सेस को डिटर्मिन करते हैं, हमने पहले इसकी बात की। इसके अलावा बेटा जो ये हैं ये इसमें और बहुत सी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस इसकी देखी गई, कंक्लूजन्स बेटा इसके अगर आप देखें तो उसमें आप लोगों को नज़र आता है कि सिचुएशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये बेटा ये जनरल चीज़ें ये अगर आप लोग नाम भी करो तो चलेगा, बस आप लोगों ने इसके ये नाम याद रखने हैं। 14 बेटा जो वेज़ के सब टेस्ट हैं। मैं बेटा कोशिश करूँगी, आज की वीडियो तो ये हमारी थोड़ी ज़्यादा ही लंबी होगी है, अगली कोई एक ना वीडियो मैं ऐसी बनाऊँगी जिसमें मैं वेज़ को ही सिर्फ ये इसी एक टेस्ट को डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी। मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ बताऊँगी कि वो कैब क्या होती है, सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं, अरिथमेटिक, डिजिट स्पैन वगैरह, ये सारी चीज़ें बेटा मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। मेरे ख्याल में क्योंकि आज मैंने स्टैनफोर्ड बिने को फिर भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया, लेकिन वेज़ को मैं उस तरह से शायद उतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाई हूँ आज की क्लास में। तो इंशाल्लाह हम इसे अगली क्लास के एजेंडा में रख लेंगे, ठीक है बेटा। सो आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ सो बेटा प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो पे। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा सुन रहा है मेरी वीडियो को जो कि CSSPMS में जिसने ऑप्शनल के तौर पे साइकोलॉजी को रखा हुआ है,
तो बेटा आप लोग मेरा पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मॉक टेस्ट बेटा कंडक्ट करती हूँ साइकोलॉजी के, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इवन लेक्चरार के प्रिपरेशन के लिए जो MCQs बेस्ड टेस्ट होते हैं बेटा, उसके भी मैं मॉक्स कंडक्ट करती हूँ, या उसके सेशंस भी होते हैं बेटा, तो उसके लिए भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी बेटे। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।